नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कार्टेलाइजेशन बाय स्टील कंपनीज के टॉपिक को। देखो, भारत में स्टील का उत्पादन दुनिया में सेकंड नंबर का है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह देखा जा रहा है कि स्टील कंपनीज एक कार्टेल बनाकर प्राइसेस को बढ़ा रही हैं। अब इसके खिलाफ सीसीआई, जो कि क्या होता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने एक प्रोब यानी कि उस पर एक इन्वेस्टिगेशन जारी लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो ये सीसीआई क्यों कार्टेलाइजेशन को प्रोब कर रहा है, कार्टेलाइजेशन काम कैसे करता है और सीसीआई क्या संस्था है और स्टील का कैसा प्रोडक्शन है भारत में, इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक सवाल है आप लोगों के लिए जो यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक? इसका आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में। अब पाथफाइंडर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपकी मदद कर रहा है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पर आपको हज़ारों लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको केवल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपको लॉगिन करना है और एक अनलॉक कोड यूज़ करना है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, महिपाल। तो महिपाल कोड यूज़ करके आप हज़ारों लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं और इन क्लासेस के अलावा वहाँ पर और कई सारे फीचर्स हैं जैसे लाइव टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस टू एनी क्लास, एनी टीचर। एक बार आप अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो फिर आप जो चाहें क्लास देख सकते हैं कभी भी। तो देर आर मैनी लाइव क्लासेस विच आर अवेलेबल फॉर फ्री विच आर कॉल्ड स्पेशल क्लासेस। और उसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद मिलेंगी। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ पर दो तरह के कोर्स हैं, एक है प्लस कोर्स, एक है आइकॉनिक कोर्स। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यह है कि आइकॉनिक कोर्स में आपको एक मेंटोर मिलेगा, एक पर्सनल मेंटोर जो आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। जब आपको मदद चाहिए, जब आपको गाइडेंस चाहिए, जिस वक्त आपका कोई डाउट है वो उसी वक्त सॉल्व होगा। यानी कि आपको एक डायरेक्ट इन पर्सन मेंटोर मिलेगा जो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। और प्लस कोर्सेज में आपको मिलेंगी क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस हैं। तो इस सब्सक्रिप्शन को आप परचेज कर सकते हैं 2 साल के लिए 72,000 रुपीज़ में। लेकिन आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। अगर आप कोड लगाते हैं महिपाल तो आपको सीधा इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये 2 साल का कोर्स 64,000 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स को 2 साल के लिए परचेस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की साइकिल थोड़ी लंबी होती है, 1 साल का तो एग्जाम साइकिल है, उसके अलावा आपको 6 महीने से 1 साल तैयारी में लगेगा, तो 2 साल का प्रेफरेबल होता है कोर्स परचेस करना। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 1,15,000 नहीं बल्कि 1,04,000 का होगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं महिपाल। उसके अलावा सीएसई में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। 27,500 नहीं, आपको ये प्राइस पे करना है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड। और अगर आप इन कोर्सेज को बंडल्ड एक साथ खरीदना चाहते हैं तो फिर आप इस बंडल्ड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अलग अलग खरीदने की बजाय ये एक साथ परचेज करना आपको कम दाम पर मिलेगा। और अनअकैडमी पर ना केवल यूपीएससी बल्कि कई अन्य एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो किसी भी कोर्स की तैयारी करने के लिए आपको अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो यू कैन यूज़ माय कोड एंड इसमें आपको डायरेक्टली हर एग्जाम की तैयारी के लिए 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ये प्राइसेस आपको पे करनी है, ना कि ये वाली। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश में इस्पात का निर्माण करने वाली स्टील कंपनीज के खिलाफ एक प्रोब यानी एक अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और निर्णय क्यों लिया गया है? क्योंकि सीसीआई को लग रहा है कि ये सारी स्टील कंपनियां मिलकर एक कार्टेल चला रही हैं। कार्टेल होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंपनीज दैट कोल्यूट टुगेदर टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो, इसमें प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है। मेन यहाँ पर शब्द ये है कि ये सभी इंडिपेंडेंट बिजनेस है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां जिनका आपस में वैसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक प्रोडक्ट या एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और वैसे कॉम्पिटिटर है, मार्केट में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो सब मिलकर एक साथ अगर आर्टिफिशियली प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कोई भी 100 रुपये से कम में ये सामान को नहीं बेचेगा, तो फिर वो कार्टेल कहलाएगा। तो अगर कोई 90 में बेचना चाहता है तो भी कंपनियां सब मिलकर कहेंगी कि नहीं, तुम 90 में मत बेचो, सब 100 में बेच रहे हैं, तुम भी 100 में बेचो। तो इसको कहते हैं एक कार्टेल बनाना। तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाकर रखो, या फिर सप्लाई डिमांड रेशियो जो है, सप्लाई डिमांड है, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट्स पैदा किए जाते हैं। इस तरह की कई प्रैक्टिसेस होती हैं। बेसिकली कार्टेल आप तब कहेंगे जब एक ही प्रोडक्ट, एक ही सर्विस है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं और सब मिलकर उसके प्राइस को, उसकी कॉस्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये होता है कार्टेलाइजेशन, ये शब्द है। तो इस तरह का कार्टेलाइजेशन रोकने के लिए भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
यानी कि नाम में आपको पता चल रहा होगा कंपटीशन, तो ये कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बेसिकली ये देखते हैं कि मार्केट में फेयर कंपटीशन रहना चाहिए। तो सीसीआई भारत का एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है। ये सरकार के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, यानी कि कानून में इसको जगह दी गई है, और कंपटीशन एक्ट बनाया गया था 2002 में। तो इस कंपटीशन एक्ट की जो भी धाराएं हैं उनको लागू करना, इसमें जो भी बातें करी गई थी उसको इंप्लीमेंट करना इस कंपटीशन कमीशन का काम है। तो ये क्या करता है कि मार्केट कंपटीशन के कारण लोगों का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखता है, आम जनता का नुकसान ना हो, ये ध्यान रखना काम है कंपटीशन कमीशन का। इसमें एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर्स होंगे, याद रख लो, डायरेक्टली कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इससे पहले कंपटीशन कमीशन से पहले क्या संस्था हुआ करती थी? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। तो इसको रिप्लेस करके बनाया गया था 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये सीसीआई जो है ये काफ़ी एक्टिव रहा है सीमेंट कंपनीज के खिलाफ। 2012 में इन्होंने सीमेंट कंपनीज पर 6,200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, क्योंकि उस समय सीमेंट कंपनियां आर्टिफिशियली सीमेंट के प्राइसेस को बढ़ा रही थी, और लगातार 10 सालों में सीमेंट कंपनियों पे तो बार बार नकेल कसी गई है सीसीआई के द्वारा। अब जून 2020 में, यानी कि अब से लगभग 8 महीने पहले, सीसीआई ने स्टील कंपनियों को एक चेतावनी जारी करी थी, एक वार्निंग दी थी। टाटा स्टील और जो 3 बड़े कंपनीज हैं स्टील के, उनको ये बोला गया था कि आप कार्टेलाइजेशन मत करो, क्योंकि उस समय से ही, यानी कि मिड 2020 से ही ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आर्टिफिशियली स्टील की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। अब आज से 8 महीने पहले सीसीआई ने टाटा स्टील और अन्य 3 कंपनियों को ये कहा था कि आपने कार्टेलाइजेशन किया था 2009 और 2014 के बीच में। उस समय कई कंपनीज जो स्टील का इस्तेमाल करती है, जैसे बेरिंग्स, आपने देखा होगा साइकिल के पहियों में, गाड़ियों के पहियों में बेरिंग्स होते हैं, बॉल बेरिंग्स, वो स्टील का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो इन कंपनीज ने कंप्लेन करी थी कि ये जो स्टील कंपनियां हैं ये मिलकर दामों को आपस में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस समय सीसीआई ने इनको खाली एक चेतावनी जारी कर दी थी, दे वर लेफ्ट ऑफ विद अ वार्निंग। इन पर कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं करी गई थी। इनको बस ये कहा गया था कि आप जो एक कार्टेल जैसी एक्टिविटी करते हो या आपने कार्टेलाइजेशन कर रखा है, इसको आप बंद कर दो भविष्य में। तो खाली एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, कोई ऑफिशियल पेनल्टी इन पर नहीं लगाई गई थी। अब अभी क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 और 21 फरवरी को अनअकैडमी समिट 2.0 चल रहा है, जिसमें आप देश के प्रख्यात विद्वानों को सुन सकते हैं। नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी को आप सुन सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और अपने अपने क्षेत्र में फेमस लोग हैं जिनको आप बोलते हुए सुन सकते हैं। और ये पूरी तरह से फ्री है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, अनलॉक कोड आपको यूज़ करना है महिपाल, और आप इस समिट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज और कल ये अनअकैडमी समिट 2.0 चल रही है। इसमें लगातार कई सारे सेशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब फिर से इन स्टील कंपनीज को क्यों इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीसीआई के द्वारा? क्योंकि जो यूजर इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जहां पर स्टील की खपत होती है, इन कंपनियों ने कंप्लेन करी है कि स्टील के दाम दोनों ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सीसीआई ने ये कहा है कि हम ये सुओमोटो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुओमोटो यानी कि किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है सुओमोटो की, तो SUO होना चाहिए। तो सीसीआई ने ये कहा है कि हम किसी की कंप्लेन पर ये नहीं कर रहे हैं जांच, हमने खुद ये देखा है। जबकि इंडस्ट्रीज के लोग कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन करी है, बार बार सीसीआई को ये बताया है कि देखो स्टील के दाम बढ़ रहे हैं। तो सीसीआई क्या करेगी? अब इनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज को देखेगी, जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां हैं 4-5 भारत की, और ये जांच करेगी कि क्या इन्होंने एक्चुअली में आपस में मिली भगत करके, कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, क्या इन्होंने मिली भगत करके प्राइसेस को आर्टिफिशियली दाम को बढ़ाया है या नहीं। अब स्टील कंपनीज अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं? स्टील कंपनियों का कहना है कि हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। रॉ मटेरियल क्या होता है? आयरन ओर, है ना, लोहे का जो ओर है जिससे स्टील अल्टीमेटली बनता है, उसके दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आयरन ओर प्राइसेस जो है वो 135% बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल में। तो ये कहकर ये स्टील टाइकून्स जो इन कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, ये कह रहे हैं कि इसीलिए ये प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। और एक और ये लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, दैट इज कि डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस जो हैं वो अभी भी इंपोर्टेड स्टील के प्राइसेस से कम है। यानी कि अगर मान लो कि इंपोर्टेड स्टील का कॉस्ट आज अगर 150 रुपये है प्रति किलो, तो भी हम 100 रुपये प्रति किलो में दे रहे हैं। ये एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। जबकि यूजर कंपनीज क्या कह रही हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि इंपोर्ट वाला कहाँ से। आप तो ये देखो ना कि देश में उसका क्या दाम है, पहले क्या था और अब क्या है। अब इंपोर्टेड स्टील जो चाइना से आता है वो 80% कॉस्टली हो चुका है। यूएस वाला भी 120% कॉस्टली हो चुका है। डेफिनेटली जो इंपोर्टेड स्टील है उसके दाम भी बढ़े हैं। दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट इनका ये है कि हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम होता है। यानी कि हमें जो प्रॉफिट होता है, अगर हम फिर से उसको हमारी इंडस्ट्री में लगाएं, पैसा उसी को, प्रॉफिट को हम फिर से उस पैसे को हम अपनी इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो हमको रिटर्न बहुत कम मिलता है, 14 to 15%। तो ये जो लो ROCE है,
ये हमें री इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं देता है। हम इसको री इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो दूसरी इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है, जहां पर आप पैसा कमाते हो, अगर आप फिर से उसमें कैपिटल डालते हो तो आपको बढ़त मिलती है, लेकिन स्टील के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे अगर आयरन ओर की माइंस ही नहीं है आपके पास, तो आप कितना भी पैसा डाल लो, जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक कहाँ से स्टील बनाओगे। लेकिन अब इस मामले में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी सीसीआई को बोला है कि इसके जांच करी जाए, जो स्टील की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जनवरी 2021 में इन्होंने कहा था कि हर स्टील कंपनी के पास खुद की माइंस हैं, इसी तरह की पॉलिसी है। लगभग सारी बड़ी कंपनीज के पास अपनी खुद की कैप्टिव माइंस है, जहां से वो माइनिंग करती हैं और सीधा उन्हीं के प्लांट्स में जाता है वो आयरन ओर, वहां पर उसका स्टील बनता है। तो जब आयरन ओर का दाम तो देखो उन्हीं के अंडर में आ गया, बेसिकली माइनिंग वही तो कर रहे हैं, वही कंपनीज कर रही हैं। तो जब लेबर की कॉस्ट नहीं बढ़ी, जब पावर कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो फिर स्टील की कॉस्ट क्यों बढ़ी? जब इनपुट कॉस्ट है वो तो बढ़ा नहीं। वो कह रहे हैं कि आयरन ओर महंगा हो गया, जबकि आयरन ओर तो खुद उन्हीं कंपनीज के द्वारा माइन किया जाता है। तो नितिन गडकरी जी ने भी ये कंप्लेन करी थी सीसीआई को, एंड इसीलिए मुझे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सीसीआई तभी सीरियसली थोड़ा इसे ले रहा है। अब सरकार ने इन यूजर कंपनीज को थोड़ी रियायत देने की कोशिश करी है। सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को इंपोर्टेड स्टील प्रोडक्ट्स के लिए सितंबर के महीने तक हटा दिया है। कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, तो थोड़ा उससे इंपोर्ट सस्ता होगा। कस्टम्स ड्यूटी को भी 7.5% कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो जो भी स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, उन सभी पर कस्टम्स ड्यूटी थोड़ी कम कर दी है, हाफ कर दी है। लेकिन इन इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि जो स्टील हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटीरियल, अब वो डोमेस्टिक ही तो हम देखेंगे प्राइस उसका। आप ये क्यों कंपेयर कर रहे हो कि अमेरिका का स्टील इतने का है और भारत का इतने का है? भाई आप कॉस्ट भारत की और अमेरिका की कंपेयर थोड़ा ना कर सकते हो। अमेरिका में लेबर को अलग पैसा देना पड़ता है, भारत में अलग पैसा देना पड़ता है। वहाँ के प्राइसेस थोड़ा ना स्टील कंपनियां दे रही है। तो जो स्टील कंपनियां कह रही है कि यूएस वाला 150 का है और हम आपको 100 में बेच रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। बेसिकली कंपनीज, ये जो यूजर कंपनीज है, ये कह रही है कि जब भारत में पहले 80 का था तो भारत में अब 90 होना चाहिए या 85 होना चाहिए। ये सीधा आप 150 तक कैसे इसको पहुंचा सकते हो? अब इसमें L&T, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, यूजर कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टील की खपत करती हैं, जिनमें स्टील की आवश्यकता है एज रॉ मटेरियल, उनमें से एक है। तो L&T के जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SN सुब्रमण्यम, उन्होंने भी यही बात कही कि समथिंग इज बीइंग सोल्ड इन अमेरिका एट एक्स प्राइस एंड आई एम सेलिंग इट एट 5% लोअर। इज दैट द वे यू वांट टू compete in the world? You have to see what is the fair price here. Why did the steel that was supplied at 33 per kg jump to 66? तो इन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका में मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और यहाँ पर उसको आप 95 में बेचें, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ 100 का है, यहाँ 95 का है, तो आप इसे खरीद लो। भाई आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पर ये 95 क्या इसकी लागत है भी या नहीं। अगर यहाँ पर मान लो इसकी इनपुट कॉस्ट जो है सब मिलाकर ये 40 या 50 रुपये आती है, तो ये डायरेक्टली डबल प्राइस पर बेचा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पहले ये स्टील 33 रुपीज़ पर केजी था, ये डायरेक्ट 66 पे पहुँच चुका है। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है यूज़र कंपनीज का। और बाय द वे, इन्हीं SN सुब्रमण्यम को चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल भी हाल ही में बनाया गया है। तो ये एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। SSC CGL लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें स्टील प्रोडक्शन की, तो भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। नंबर 1 पर आता है देखो चाइना, सेकंड पर आता है इंडिया, और थर्ड पर आता है जापान। ठीक है, पहले जापान आता था सेकंड पर हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में बहुत डिफरेंस है। चाइना का प्रोडक्शन है 996 मिलियन टन्स, और भारत जो सेकंड नंबर पर है उसका कितना है, 111 मिलियन टन। तो हमसे लगभग 9 गुना 10 गुना स्टील चाइना में बनता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। चाइना के पास अथाह भंडार है आयरन ओर के, इसीलिए वो इतना स्टील प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन अगर आप भारत का प्रोडक्शन देखें पिछले साल का, तो आप देखोगे कि वो लॉकडाउन के कारण अप्रैल में, मई में थोड़ा डिप था, लेकिन नाउ अगेन इट हैज़ गॉन अप। और जो पिछले साल के जनवरी फरवरी के लेवल्स थे वहाँ तक ये फिर से पहुँच चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे एक्सपोर्ट्स कितने थे? एक्सपोर्ट्स थे 6.52 मिलियन टन्स। ठीक है, 2019 के साल की मैं बात कर रहा हूँ। 2020 में जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है दैट इज़ बिन 9796,000 टन्स। अगर हम बात करें राज्य के अनुसार, तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन से हैं स्टील के? ऑब्वियसली जहाँ पर आयरन ओर ज़्यादा है वहीं पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य सबसे टॉप पर आते हैं। ठीक है, और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल जो है, ये एक बहुत बड़ा PSU है जो स्टील को मैन्युफैक्चर करता है। उसके भी ज़्यादातर प्लांट्स इन्हीं एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, ये भी राज्य आप देख सकते हैं। और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य आते हैं। लेकिन सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स यही 3 स्टेट हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब सेल के जो 5 मेजर प्लांट हैं वो कहाँ पर हैं? भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, बरनपुर और राउरकेला। सेल का टारगेट क्या है कि अपने 5 स्टील प्लांट्स की कैपेसिटी डबल कर देनी है।
ठीक है, इनको कैपेसिटी डबल करने का इनका प्लान है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ये इन्वेस्टमेंट ला रही है $70 मिलियन का इस ईस्टर्न रीजन में, ताकि स्टील का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इनका टारगेट अगेन क्या है कि सेल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 13 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर 50 मिलियन टन पर एनम कर दिया जाए 2025 में। और उसके लिए ये 24.88 यानी लगभग $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। तो स्टील कंपनीज का अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो देखो, सबसे बड़ा भारत में स्टील प्रोडक्शन सेल यानी कि सरकारी PSU के द्वारा किया जाता है, दैट इज 21 मिलियन टन्स। दूसरे पर आती है टाटा स्टील, ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन्स। फिर उसके बाद है जिंदल स्टील 18 मिलियन टन, फिर SR 10 मिलियन टन, और उसके बाद जिंदल स्टील एंड पावर 8.6 मिलियन टन। ओके, तो टाटा स्टील जो है वो भारत की बिगेस्ट इंडियन स्टील कंपनी है बाय रेवेन्यू, ठीक है। और वैसे अगर प्रोडक्शन आप देखोगे तो सेल नंबर 1 पर आती है। अब मैंने आपसे लेक्चर की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन छापता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता नाम है, रिपोर्ट नहीं है वो इंडेक्स है, इसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम छापता है, लेकिन ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये पब्लिश किया जाता है IMD के द्वारा। IMD एक बिजनेस स्कूल है स्विट्जरलैंड में, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत फेमस MBA स्कूल है। तो ये इस रिपोर्ट को बनाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को, और इसमें भारत की रैंक 43 थी 2020 में। ये आप याद रखिएगा, ये रैंकिंग भी पूछी जा सकती है। पाथफाइंडर चैनल के सभी लेक्चर्स के PDF आपको अब से इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन इस पर पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल होंगे। यू कैन स्कैन दिस QR कोड डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव द थम्स अप, उससे मुझे पता चलता है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक भी बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, और जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको मैं बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करूँगा। और बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं लेक्चर्स के लिए, उनको भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, चिंता मत करो, शुरुआत हुई है, सब कुछ कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।